नमस्कार दोस्तों, आज के यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा क्योंकि हम सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न लिए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, जितना भी सभी चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा है बोर्ड एग्जाम में आपके, वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, किसी माध्यम के अपूर्णांक म्यू का मान होता है, जो कि 11-15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो देखिए, अपूर्णांक का जो म्यू का मान होता है स्नेल के नियम में, वो क्या होता है? साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए, हमारा जो अपूर्णांक म्यू का मान होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है यू बटा भी, यू भी, यू प्लस भी बटा यू। भी होता है प्रतिबिंब, यू होता है वस्तु। ठीक है, तो देखिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दिया है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, पहले आएगा प्रतिबिंब, उसके बाद आएगा वस्तु, यानी भी है यानी प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है? वस्तु की दूरी है। भी से प्रतिबिंब की दूरी और यू से वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये वाला भी बटा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, एक अवतल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एक अवतल लेंस होता है ना, वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, वहीं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन बी सही होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कौन से लेंस के द्वारा? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ठीक है, किसी भी बीम का यानी वस्तु का अगर वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है तो उस वस्तु को हम उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस पर कि अनंत पर, या कि प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, या फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे? देखिए, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर वास्तविक और समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, यानी वस्तु का जो हाइट है या दूरी है 10 सेंटीमीटर पे है, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ रखेंगे बीम को यानी वस्तु को? ठीक है, लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे रख देंगे ना, तो वास्तविक होगा और आकार में प्रतिबिंब के बराबर होगा, समान आकार के होगा प्रतिबिंब। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, किसी शब्द में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, किसी बुक में छोटे अक्षर दिया है, उसको पढ़ना है आपको, तो किस लेंस का प्रयोग कीजिएगा? किसी भी अक्षर को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसका उत्तल लेंस का। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला होना चाहिए। जो उत्तल लेंस होगा उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का। शायद ऑप्शन में टोटल हम नहीं दे पाए हैं आपको, ए बी ही लिखा है। ठीक है, सी और डी में दिया होगा, मान के चलिए सी में दिया होगा 5 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस, जो कि सही होगा। लिख लीजिए कॉपी में, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला तथा उत्तल लेंस का यूज करेंगे हम, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक।
देखिए आप लेंस नहीं बना सकते हैं तो इसमें से मिट्टी का यूज करके लेंस नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सी लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अवतल, उत्तल, अवतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपसारी, अप लिखा प, ठीक है, प आ गया ना, अपसारी लेंस, तो उसमें होता है अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। वही पूछता है कि अभिसारी, अभी आना चाहिए, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस किसको कहा जाएगा? तो उत्तल लेंस को, लेकिन इसमें अपसारी तो किसको कहेंगे? अवतल लेंस को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का क्या? देखिए इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण सूर्य क्षैतिज के समय, ठीक है, नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक ही दिखाई देता है, उसका रीजन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता दिया है P का मान 2D दिया है, F निकालना है, तो P आपको पता होना चाहिए कि P बराबर 1/f होता है। P का मान 2 दिया है, F का नहीं दिया है। ऐसी तिरछा तिरछी गुणा जिसको तिर्यक गुणा बोलते हैं हम, 2 में F से गुणा कराइए, 2F बराबर 1, तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2। 1/2 हो गया ना F का मान, F बराबर 1/2 लिखते हैं यहाँ पे, F बराबर 1/2। देखिए 1/2 है, अभी ये मीटर में है, क्योंकि फोकसांतर जो होता है मीटर में होता है, लेंस की क्षमता का जो फोकस होता है मीटर में होता है, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया है। तो देखिए कभी भी आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा ना, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 50 दूना 100, ये कट जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर में बदल गया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, इस बार क्षमता पूछा है, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता जो P होता है वो 1/f होता है, फोकस दूरी के उल्टा 1/f, P बराबर होता है 1/f, और यहाँ पे दोस्त दिया है 1/1, क्योंकि f का मान जो दिया है 1 दिया है, तो f के जगह पे 1 रखेंगे, 1/1 बराबर होता है 1। एक डायप्टर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, क्योंकि जो P का मान होता है वो डायप्टर में होता है और F का मान होता है मीटर में होता है, दोनों चीज़ उसी में दिया है, F का मान मीटर में ही होता है, सेंटीमीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1/1 एक ही ना आता है, तो एक, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1 डायप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना डायप्टर होता है, इसलिए डी लगाए यहाँ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, इस बार 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? P निकालना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1/f। देखिए यहाँ पे हम 20 रखेंगे, इस पर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि F जो होता है मीटर में होता है, तो देखिए सेंटीमीटर में दिया है 20 सेंटीमीटर F का मान, अब मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी 20×50 100, यानी 5 आ गया। P बराबर क्या आ गया? 5। अब P जो होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है, 5 डायप्टर, 5 डायप्टर हमारा सही होगा प्लस में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो 5 डायप्टर आ गया हमारे लेंस की क्षमता, जो फोकस दूरी कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता, वही क्वेश्चन सेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बनाए थे वैसे ही बना लेना। ठीक है, ऑप्शन डी सी आया था, 5 डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? अभी बताए थे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मरीचिका के निर्माण की मूल कारण होता है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन। तो मरीचिका के निर्माण का जो मूल कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यह मोस्टली रेगिस्तानी एरिया में होता है,
मृच्छिका का निर्माण। ये जो टॉपिक है वो इंटर में भी दिया है, मृच्छिका। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हमारा सही होगा ना, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, यानी किसी भी वस्तु का जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है? कर्निया, पुतली, परतारिका, दृष्टिपटल। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, दृष्टिपटल पे बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? वह है कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो आँख के जो भाग पर पड़ता है वो रेटिना पर पड़ता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो नेत्र होता है हमारा, जो आँख है, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच का सीली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का यूज करते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। देखिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है क्या होती है? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है वह नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, बड़यता। देखिए इसमें लिखा है ना कि जो निकट रखी वस्तु उसको हम नहीं देख पाएंगे तो वह किस प्रकार का दोष होगा? यानी नज़दीक को नहीं देख सकता है, यानी कि दूर को देख सकता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है साफ साफ निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो दोष होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है ना वो काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, सिलिंड्रिकल। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में हम जो दोष होता है ना उसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करेंगे, वहीं दूर दृष्टि दोष का बात करें तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जो होता है 7 कलर का, 7 रंगों का, उसमें सबसे ज़्यादा झुकाव किस रंग का होता है? झुकाव माने विचलन भी बोलते हैं, तो सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी का। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस जो रंग है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा? अभी बताए थे लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंसों द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, कौन सा दोष है जिसमें अवतल भी होता है उत्तल भी होता है? दोनों लेंस से जो बनता है द्विफोक्सी लेंस होता है, जिसमें 2 फोकस होता है, यानी फोकस जो फोकसांतर होगा 2 होगा। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष में? जो जारा दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु के जो सूक्ष्म कण है, हवा में जो कण है, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका करता है? नीला रंग का करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होती है? 25, 0, 250, अनंत। देखिए एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कर्निया, परतारिका, पुतली, दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ना वह दृष्टिपटल होता है, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, यानी फोकस दूरी कम हुई तो नज़दीक के वस्तु को देख रहा है, दूर के वस्तु को नहीं देख रहा है। तो जिसको नहीं देख रहा है ना, निकट के वस्तु को देख रहा है और दूर के वस्तु को नहीं देख रहा है, तो उसको क्या हुआ है? जिसको देख रहा है मतलब नज़दीक देख रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जिस दोष से परेशान है उसी को कर सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बहुत ही थोड़ा उल्टा इसका डिफिनीशन ही होता है। नज़दीक के वस्तु को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर के वस्तु को देखेगा तो दूर दृष्टि दोष। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर 11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वह 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कोई पूछ देगा तो बताइएगा 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला होने के क्या कारण है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पे, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पे, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे अधिकांश भाग अपवर्तन होता है प्रकाश किरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अभी बताए थे उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो आँख होता है उसमें लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, नेत्र में काल्पनिक सीधा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। देखिए नेत्र में छोटा सा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा, रियल प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा वस्तु से। जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है छोटा सा बनता है, आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 2, 3, 4, 5। एक प्रिज्म जो होता है ना 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए परितारिका होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आकाश का रंग नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अभी बताए थे। आकाश का जो रंग नीला होता है वह प्रकीर्णन के चलते, प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरा, कि यहाँ पे खतरा है, किसका यूज करेंगे, किस रंग का? बैगनी, लाल, हरा, पीला। तो खतरे का निशान जो है हम लाल रंग से ही दिखाते हैं। जैसे रेल के पटरियों पे लाल रंग का वो झंडा लगा रहता है, इससे लगता है कि खतरा है, आगे पटरी खराब है, तो हम खतरे के निशान के लिए लाल रंग का यूज करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष जो बनता है 7 कलर का, उसका भीतरी हिस्सा किस कलर का? इंद्रधनुष देखे हैं आप? ठीक है, नहीं देखे हैं? आसमान में इंद्रधनुष कभी कभी बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है लाल रंग का, कि बैगनी का, कि पीला का, कि हरा का? तो देखिए इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है ना, उसका जो पार्ट है भीतरी, वो बैगनी कलर का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो स्वार्थिक विचलन, सबसे ज़्यादा विचलन झुकाव किसका होता है? अभी बताए थे हम। सबसे ज़्यादा विचलन पूछे तो बैगनी का, सबसे कम पूछे तो लाल रंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए कॉपी में। सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैगनी कलर का, सबसे कम विचलन होगा लाल रंग का, सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होगा लाल रंग का, सबसे कम तरंग धैर्य होगा बैगनी का। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुका प्रकाश की किरणों का रंग होता है। फिर झुका, सबसे अधिकतम झुकाव किसका होगा? बैगनी का ही होगा। आगे वही क्वेश्चन, झुकाव सबसे ज़्यादा झुकाव आ जाए तो बैगनी, सबसे कम झुकाव आए तो लाल, सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य आए तो लाल, सबसे कम तरंग धैर्य आए तो बैगनी। याद कर लीजिएगा। झुकाव आया, झुकाव सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 15/15/2017। ठीक है, एनुअल एग्जाम में पूछा है, 15 में पूछा है, फिर 15 सी कंपार्टमेंट एग्जाम होता है एक, उसमें भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल
पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 वोल्ट जो होता है ना वो 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है? विभवांतर का सही मात्रक आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि विभवांतर का मात्रक जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, उसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। याद कर लीजिएगा, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का सही मात्रक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विद्युत शक्ति पावर, वाट, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। याद कर लीजिएगा, जैसे बोलते हैं ना कि इस बल्ब पे 100 वाट का है, 9 वाट का है, तो वही होता है पावर, यानी विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, आवेश का सही मात्रक, आवेश पढ़े हैं चार्ज, उसका सही मात्रक क्या होता है? आवेश, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। देखिए आवेश जो चार्ज है उसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? मतलब सबसे अच्छा चालक किस पदार्थ में है? इसमें Cu, Au, Ag, Al, Fe। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस के कौन से एलिमेंट्स में? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। Ag मतलब सिल्वर, चांदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी में ना विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। सबसे विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी, Ag, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर, ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आम मीटर है तो विद्युत परिपथ में उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि पार्श्वबद्ध में जोड़ेंगे कि ए और बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए। आम मीटर, तो आम मीटर को हम कभी भी जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वही वोल्ट मीटर को जोड़ना हो तो उसको हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, लेकिन आम मीटर है तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जब भी किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कौन सा चीज़ गतिशील होता है? गति में होता है। परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब तक गतिशील नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित किसी भी चालक पदार्थ में नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ठीक है, लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना वो बना होता है किसका? जो फिलामेंट जिसको बोलते हैं वो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट भी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसके बना होता है? टंगस्टन का। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर, मैनोमीटर। तो धारा मापना हो ना तो आप ए मीटर का यूज करते हैं। ए मीटर धारा मापता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए मीटर किसको मापता है? धारा को मापता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर क्या होती है? माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर 6। 1 माइक्रो में होता है 10 का पावर -6। एम्पियर बोला है 1 माइक्रो एम्पियर बोला है। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है 10 का पावर -6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो का याद कर लीजिएगा कि माइक्रो होता है 10 के पावर -6 के बराबर, एम्पियर है तो एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्त सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सी, 10 के पावर -6 एम्पियर। माइक्रो जहाँ भी आए ना तो वहाँ समझिएगा 10 का पावर -6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नैनो, पिको, एटो, ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनो में 10 का पावर -9 होता है, पिको में 10 का पावर -12 होता है। याद करना बहुत ज़रूरी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चीनी, मिट्टी, अब्रक, कांच, एल्युमिनियम। चालक बोला है तो जिसमें धारा प्रवाहित हो उसे चालक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जिसमें विद्युत धारा करंट जो है फॉलो करती है, प्रवाहित होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। और चालक इसमें से कौन है? एल्युमिनियम है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति वी आर बी स्क्वायर आर बी बटा आर बी स्क्वायर बटा आर। शक्ति का बात होता है यहाँ पे, पावर पी का मान, तो इसमें जो होगा फार्मूला ये वाला सही होगा, वी स्क्वायर बटा के आर। याद कर लीजिएगा पावर का फार्मूला, वी स्क्वायर बटा के आर, वी स्क्वायर बटा के आर पावर का फार्मूला। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। देखिए किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा कितना खर्चा कर रहे हैं आप, कितना एनर्जी विद्युत से ले रहे हैं, वो किलोवाट घंटा में दिखाई देता है। जैसे आपके घर के सामने लगा होगा मीटर, उसी में रहता है किलोवाट घंटा। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है ना, तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर। विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, विद्युत वाहक बल को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, ना कि वोल्टामीटर। यहाँ वोल्टा दे दिया है, वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। कोई भी पूछता है ईएमएफ या विद्युत वाहक बल को किस यंत्र से मापेंगे हम, तो वोल्ट मीटर से मापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा KWH किसके बराबर होता है, ठीक है। तो यूनिट के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एक यूनिट। एक यूनिट जो होता है किलोवाट घंटा होता है, इसके बराबर होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। यूनिट से हमारे जो शहरीकरण नहीं, जो इलाका है ना, ग्रामीण इलाका है, उसमें यूनिट, 1 यूनिट पे इतना पैसा लगता है, उसका चार्ज पहले से बिजली विभाग के द्वारा सेट कर दिया जाता है कि 1 यूनिट पे 4 रुपया, ठीक है। मतलब 1 किलोवाट घंटा पे 4 रुपया, 3 रुपया, ऐसे करके उस पैसा को वो लोग क्या करते हैं, वसूली करते हैं मीटर को देखकर कि कितना यूनिट आप खर्च किए हैं बिजली का, ठीक है। तो इसमें जो किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 1 HP असौ शक्ति बराबर होता है, असौ शक्ति यानी जो घोड़ा का शक्ति है, वो इसको बोलते हैं 1 HP, ठीक है। एक घोड़ा के पास देखिए इतना वाट का शक्ति होता है, 746 वाट का शक्ति होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 1 HP बराबर, और कोई भी पूछे कि 1 HP बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। धारा मापने में एक माइक्रो, अभी ये बताए हैं सारा क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल किलोवाट घंटा 1 HP। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? 1 किलोवाट, फिर 1 किलोवाट का बात आ गया है, ठीक है। तो इसमें जूल में बताना है आपको, 1 किलो, यूनिट में नहीं बताना है, जूल में बताना है। 1 किलोवाट, तो देखिए 1 किलोवाट जो बराबर होता है वो ये होता है, सी नंबर ऑप्शन, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा है कितना, 14 और 15 एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 15 और 14 ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का जो तार बना होता है किसके बना होता है? एल्युमिनियम, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का। भी क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो फिलामेंट का जो तार होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम, ओम मीटर, ओम बटा मीटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो आप मारिएगा ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो सिर्फ ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ दे तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज देखे ना, विद्युत में विद्युत फ्यूज लगाया जाता है बोर्ड में, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किसके प्रभाव पे कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्यूज काम करता है उष्मीय प्रभाव पे। अगर बहुत ज़्यादा उष्मीय प्रभाव बढ़ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। देखिए 0 वोल्ट इधर है, 1 वोल्ट इधर, इसमें 20 विभाजन चिन्ह है, ऐसे लाइन खींचा गया 20, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या है, सबसे छोटा, एक लाइन वहाँ पे कितना वोल्ट का मान कितना हो एक लाइन पे, इसको बांटा गया 20 भागों में। किसी भी चीज़ को बांटना हो तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए टोटल वोल्ट कितना है, 0 वोल्ट और 1 वोल्ट, सब मिला के वोल्ट कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। और कितना भागों में बांटना है इस वोल्ट को, 20 भागों में, ठीक है। तो 20 से भाग, देखिए दशमलव का भाग आपको आना चाहिए। देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि 1 है कम है 20 से, तो एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, तो 0.0 और 20 बचे 100, 0.05 भाग दे दीजिएगा, आपको आता ही होगा दशमलव का भाग, 20 में 1 से भाग, 0.05, 0.05 ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। वाह क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है प्रतिरोध 55, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, आई का मान पूछा है। तो आई का फॉर्मूला तो आपको पता है नहीं, भी का पता है कि भी बराबर होता है ओम के नियम से आई आर। ओम का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। भी समानुपाती आई, तो इसको तो समानुपाती हटाते हैं तो भी बराबर आई आर होता ना, भी बराबर आई आर, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम याद किए हैं, उसी का है भी बराबर आई आर। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई आर, तो देखिए हमको आई निकालना है, तो भी बटा आर बराबर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बटा आर बराबर के आई, भी बटा आर। देखिए इसलिए कि आई है तो आई निकालना है, तो आर क्या होगा, बटा हो जाएगा भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर। यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर, हमारा आया था फॉर्मूला क्या, भी बटा आर। भी का मान 220 वोल्ट और आर का मान 55, तो कटाना चाहते तो देखिए कैसे कटेगा, 11 से 11 दूना 22, 20, 11 पचे 55, 5 चौका 20, अब कटा लीजिएगा ना, 55 चौका 220 होता है, 4 आ गया, 4 एम्पियर, ऑप्शन नहीं हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसी बल्ब में ना 1 मिनट में 120 कूलम, विद्युत धारा का मान, आई का फॉर्मूला बताइए, Q बटा T होता है, तो याद होना चाहिए, Q बटा T, विद्युत धारा बराबर Q बटा T होता है, ठीक है। इसमें कूलम का बात आया है, ठीक है, इसमें विभवांतरों नहीं पूछा है। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी बल्ब से, ठीक है। तो आप विद्युत धारा बताइए कितना बल्ब जो है विद्युत धारा खींच रहा है अपने तरफ, तो उसका फॉर्मूला होता है आई बराबर Q बटा T। आप पढ़े होंगे आई बराबर Q बटा T, यानी आवेश बटा समय को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है आवेश 120 कूलम, Q मतलब होता है आवेश, ठीक है। तो 120 कूलम दिया है Q का मान, और समय का मान 1 मिनट। देखिए मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। मिनट न दिया है, हम मान ज्ञात करते हैं सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है बल्ब से। तो देखिए 60 दूना 120 होता है, 2 एम्पियर का हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये समझ में आया आपको, आई बराबर Q बटा T से बनाया है, Q का मान 120, T का मान 1 मिनट दिया था, तो मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, जैसे 2 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा 120 सेकंड, 1 मिनट को सेकंड में बदलना है 1 गुणे 60, वैसे ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध मतलब आर निकालिए। तो देखिए जो दिया वो लिखते हैं पहले, यहाँ पे वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, और यहाँ पे विद्युत धारा का मान दिया है, आई बराबर करंट का मान है 2 एम्पियर। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, आर बराबर वाट। तो आपको पता होगा कि भी बराबर होता है आई आर। सेम क्वेश्चन अभी बताए थे इसी वीडियो में। तो आई इस बार नहीं निकालना है, इस बार निकालना है आर, तो इस बार आई बटा हो जाएगा भी से,
यानी R बराबर V बटा I। वैसे ही I निकालना होता है तो V बटा R। तो R बराबर आ गया हमारा V बटा I। हम मान रखेंगे R बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, R बराबर V बटा I लिखेंगे। यहाँ पे हमारा आया था R बराबर V बटा I, और यहाँ पे V का मान 220 वोल्ट, I का मान 2 एम्पियर, 11 दूना 22, एगो 0, 110 वोल्ट। 110 R का मान जो होता है उसका मात्रक होता है ओम होता है, 110 ओम। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 110 ओम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पे परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति का मान कितना होगा। ठीक है, लिखेंगे पहले दोस्त V बराबर दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट, P का पावर दिया है, 100 वाट का बल्ब है, पावर दे दिया है बल्ब का 100 वाट। इससे हम R निकालते हैं दोस्त। R का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा के P का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा के R। दोनों फार्मूला अभी पिछले इसी में हम बताए थे, क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर V स्क्वायर बटा के R होता है। तो R बराबर भी हो जाएगा V स्क्वायर बटा के P। R का बात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा के P। तो R का फॉर्मूला हम लिखते हैं दोस्तों, देखो ऐसे लिखेंगे, R बराबर निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा के P। और V का मान देखिए वोल्टेज दिया है 220, तो 220 गुणे 220 लिखेंगे ना दोस्त। अब बाटा P का मान 100 वाट, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 में 22 से जब गुणा होता है ना तो 484 ओम, क्योंकि R निकाल रहे हैं 484 आएगा, 22 में 22 से गुणा करेंगे। R हमारा निकल गया 484 ओम। क्या निकल गया दोस्तों, R निकल गया हमारा 484 ओम निकल गया R। तो देखिए अब देखिए, जब 110 वोल्ट पे परिचालित करेंगे तब इसके द्वारा शक्ति P निकालना है। फिर उल्टा क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है P निकालिए। R तो पता हो गया तो P आराम से निकल जाएगा। P बराबर होता है V स्क्वायर बटा के R। ठीक है, V स्क्वायर का मान दिया था 220 गुणे 220, है ना दिया था भी, नहीं सॉरी, इसमें दिया है 110 वोल्ट। सेकेंड बार वोल्टेज को चेंज करके बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे हम इसको इरेज करके लिख देते हैं 110। क्या लिखेंगे दोस्त, क्योंकि इस बार 110 वोल्टेज है। ठीक है, 110 इसका पावर निकालना था, अब फिर 110। अब बाटा के वोल्टेज कितना है, यहाँ पे प्रतिरोध निकाले थे अभी 484। ठीक है, तो आपको कटाना है 110 गुणे 110 बटा के 484। स्पेस नहीं है तो थोड़ा इसको इरेज करके लिखते हैं, 110 गुणे 110 बटा 484। यहाँ लिखेंगे हम कि P बराबर आ रहा था हमारा 110 गुणे 110 बटा 484। कटाना है आपको, तो देखिए ये कटेगा ऐसे, 22 से कटाते हैं डायरेक्ट, ये 22 का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए 11 जो है 110 है, तो 110, तो इसको हम कटाएंगे 121 हो जाएगा। इसको कटाते नहीं, इसको डायरेक्ट लिख देते 121। 11 में 11 से गुणा होता है तो कितना आता है 121, और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 बटा 484। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, एक जो 1 से 21 है ना उसको इससे 4 से कटा देंगे, 121 चौका 484, तो बच गया ऊपर कितना 2 0, 1 पर 2 0, बाटा के नीचे कितना 4, 25 चौका 100। आप लोग कटा लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, आपको जैसे कटाने आता है उसे कटा लीजिएगा। तो 25 चौका 100, 25 आ गया हमारा। ठीक है, तो 25 वाट का होगा बल्ब इस बार। ठीक है, तो हमारा 25 वाट ऑप्शन डी सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, फिर R पूछ दिया। अभी बताए थे R का फॉर्मूला क्या रहा था, V स्क्वायर बटा के P। इस बार V जो दिया है 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और P का मान 100 वाट इसी में दिया। देखिए 100 वाट, 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 22 में 22 से गुणा, 22 में 22 से गुणा कीजिए 484 ओम। यही क्वेश्चन है,
484 ओम, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। यहाँ वही सवाल आ गया, पी दिया है 100 वाट, वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट, ठीक है, तो धारा का मान बताना है, ठीक है, ऐसे दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है और यहाँ 250 वोल्टेज के एक बैटरी से कोई वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज इसको दे रहे हैं तो इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगा, धारा का मान। यहाँ वोल्टेज लगा दिए, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए 100 वाट का है, वोल्टेज आएगा तो बल्ब जलेगा, तो कितना धारा बह रहा है इस वोल्टेज से, ठीक है, वही निकालना आई का मान। देखिए बनाते हैं दोस्त, कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताए थे हम। इसमें भी आपको आर का मान निकालना होगा, आर निकलेगा तभी तो आई निकलेगा। तो आर का फॉर्मूला बताए थे, होता है वी स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, वी स्क्वायर बाटा के पी, वहीं पी पूछ दे तो वी स्क्वायर बाटा के आर, लेकिन आर निकालना है तो वी स्क्वायर बाटा के पी। वी का मान 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, अब बाटा के पावर 100 वाट का है, 10 से 10 10 से 10 25 में 25 से गुणा 625, आर का मान 625 आ गया। लिखिए साथ में हमारे, आर का मान 625 आ गया। अब निकालना है आई, तो आई पता होना चाहिए, आई बराबर होता है दोस्तों भी बाटा के आर, भी बाटा के आर, रट लीजिएगा, क्योंकि भी सोनपाती आई आर होता है, तो आई निकालना है तो भी बाटा आर होगा। भी का मान यहाँ पे दोस्त दिया है 250 वोल्ट और दिया है आर का मान निकालें अभी 625 ओम। तो देखिए 25 का स्क्वायर 625, 25 में 25 से कट गया 625, ऊपर 0 बच गया यानी 1 0, नीचे 25, 10 बटा 25 कितना आ रहा था हमारा आई का मान दोस्तों, कटाए तो 10 बटा 25। अब बताइए 25 जो है और कम है, 10 जो है कम है, अब 25 से भाग देना है 10 में, ऐसे 10 से तो कम है तो 0 लगा देंगे, 0.25 आप 25 चौका 100, 0.4 ओम, आपको भाग देने आता है ना, ठीक है, तो 10 में भाग देना है 25 से, तो 10 कम हो रहा है ना तो एक 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, इसका आंसर पहले जान लीजिए क्या होगा, बी होगा, 0.4 एम्पियर आ रहा था ना भाग देने में, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। लघुपथन होता है ना तो उस समय कब होता है, जब परिपथ में बहुत धारा बहने लगता है तब लघुपथन होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों इनमें से कोई नहीं। कोई भी गतिशील आवेशित कण है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रवाहित करता है और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन नहीं होगा, है तो उस पर टिक नहीं लगाना, कौन नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ना जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं है, ये तो है, गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन एम्पियर पर स्क्वायर भी होता है, ठीक है, तो हमारा सही आंसर नहीं होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो मोटर, डायनेमो जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत धारा। विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत जनरेटर जो होता है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, फ्राडे, मैक्सवेल, एम्पियर, फ्लेमिंग ने। विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरक, जो प्रेरण का जो खोज किया गया था वो फ्राडे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिष्ट धारा, बैटरी से हम डायरेक्ट धारा को उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक पैदा करता है उसको क्या कहेंगे? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। जनित्र, जनरेटर के द्वारा ना विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किस युक्ति में विभक्त बल द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। विद्युत जनित्र जो द्विक परिवर्तन का काम करता है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में ना अंगूठा बल की दिशा को सूचित करता है। याद कर लीजिएगा, अंगूठा बल की दिशा को सूचित करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो में दिष्ट धारा भी होता है, प्रतिवर्ती धारा भी होता है, ऑप्शन सी सही होगा, दोनों धाराएं। लघुपथन शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखिए शॉर्ट सर्किट होता है बहुत ज़्यादा, किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना, तो वो तार जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान, तो उस समय शॉर्ट सर्किट होता है, लघुपथन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करेंगे? विद्युत चुम्बक बनाना है आपको, तो किस छड़ का उपयोग करिएगा? नरम लोहा का, ठीक है, नरम लोहा छड़ का उपयोग कीजिएगा विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होती है। सभी बिंदुओं पर समान शून्य, परिनालिका के सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरों की ओर जाने पर घटता है। तो धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है, उसके भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वह सभी बिंदुओं पर बराबर होगा, कहीं कम बेस नहीं होगा, सारे पॉइंट पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, जो न्यूट्रल तार है ना उसका कलर कैसा होता है? घरों में जो वायर है उसमें जो कलर जो है न्यूट्रल का कैसा रखते हैं? लाल, हरा, पीला, काला, तो काला होगा हमारा न्यूट्रल तार, काला। न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन तार, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण जिसको बोलेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पश्चिम के तरफ है, फिर इधर चला गया, ठीक, उत्तर इधर ना होता है, नॉर्थ, इधर चला गया, यानी कि इधर जा रहा है, तो उसकी दिशा क्या हो रही है? ऊपर की ओर हो रही है ना, तो ऊपर मुखी, ऊपरी मुखी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? 220 वोल्ट पे दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पे दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पे प्रतिवर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पे प्रतिवर्ती धारा होती है। तो देखिए हमारे घर में जो बिजली के द्वारा लाइट आता है वह 220 वोल्ट का होता है और प्रतिवर्ती धारा होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा और ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। ट्रांसफार्मर तो 11,000 का वोल्टेज आता है, उसके बाद से उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को लो करके 220 वोल्टेज पर भेजते हैं घरों में हम सभी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। प्रतिरोध ज्ञात करना है कुंडली का, देखिए ये फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। प्रतिरोध, अभी प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको बताए थे हम। V बराबर क्या होता है? IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I, अभी बताए थे ये क्वेश्चन। R बराबर V बटा I, V बटा I ऑप्शन सी है। V बटा I दिया है, गुना दिया है, ये 1 बटा V दे दिया है, V माइनस 1 दिया है, लेकिन होना चाहिए V बटा I, इसको बाटा बोलते हैं, ऐसे दिया था ना, उसको बाटा बोलते हैं, ओबलिंग। तो R बराबर V बटा I, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ए वाला, ठीक है। 11 में पूछा है, फिर 11 दोनों एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। देखिए डायनेमो से दोनों धाराएं उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा की आपूर्ति कितना होना चाहिए? घरेलू उपयोग जो होता है, घरों में विद्युत का आपूर्ति कितना होता है उसका आपूर्ति? तो देखिए 220 100, 110 100 वाट, 220 50 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो 220 वोल्ट अभी बताए थे और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है विद्युत, ठीक है। 50 हर्ट्ज घरेलू उपयोग के लिए 50 हर्ट्ज आवृत्ति, 220 वोल्ट विभवांतर यानी वोल्टेज 220 वोल्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऊर्जा का SI मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। ऊर्जा का SI मात्रक पूछा है, जूल होता है, CGS मात्रक पूछता है ना, CGS मात्रक तब कैलोरी होता है, लेकिन SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र तापीय, नाभिकीय, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसी को चेंज करके विद्युत एनर्जी में बदल देता है। जल विद्युत संयंत्र यानी जल के द्वारा बनाया जाता है, जल में स्थितिज ऊर्जा होता है, उसका यूज करके हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्राप्त कराते हैं हम। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे अधिक उपयोगी है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो सौर कुकर के लिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, याद कर लीजिएगा। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का यूज करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन जिसमें जो होता है ना, इसमें बहुत सारे टूटता है, जो पार्ट्स बना होता है ना एक दूसरे से मिल के, तो उसमें टूटता है, तो किसके द्वारा प्रेरित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए हम जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? कौन नहीं है दिया है दोस्तों। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए पेट्रोल भी बहुत सारी चीज़ों दब के बहुत दिनों के बाद जो जम जाता है तो तरल अवस्था में वो हो जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जीव द्रव्य हो गया, गोबर गैस भी हो गया, कोयला भी हो गया, नहीं होने वाला है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ये दोनों गलती हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये जो है जीव द्रव्य ऊर्जा नहीं है, कौन? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र देखें ना आप, ठीक है, तो इसमें जो होता है चाल कितना होना चाहिए पवन का? 15 किलोमीटर, 150, 1.5, 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए ना, वो 15 किलोमीटर होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बहुत बड़ा स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम धातु बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यूरेनियम महंगा धातु भी होता है, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम धातु का यूज करना पड़ता है, और सबसे भारी धातु बताइए, तो यूरेनियम ही होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास। नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो तो पवन चक्की होता है दोस्त। क्या होता है? पवन चक्की। पवन चक्की यानी प्रकृति में जो हवा चल रहा है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ख़त्म होगा हवा तो चलना उसका तो काम ही। हवा 1 सेकंड के लिए रुकेगा ना तो बहुत तकलीफें होगी हम लोगों का, कितना देर तक आप सांस को रोक सकते हैं हवा के बिना।
तो हवा तो बहुत ज़रूरी है और ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो पवन चक्की हमारा सही होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पवन चक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? यूएसए, भारत, जापान, डेनमार्क। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं सभी के सभी लिख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी के सभी। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, यहाँ से आएगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केमिस्ट्री का बताएंगे, फिर बायो का बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।